वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थिक लेंस से अपवर्तन तथा उसकी फोकस दूरी, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस एंड इट्स फोकल डिस्टेंस। और इसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ पता करनी होगी कि किस लेंस को हम मोटा लेंस कहेंगे तथा किस लेंस को हम पतला लेंस कहेंगे। तो यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थिक लेंस एंड द थिन लेंस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि लेंसेज कितने तरीके के होते हैं। हम सब जानते हैं कि लेंस मेनली अगर हम डिवाइड करें तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या आएगी। फर्स्ट हमारी सरफेस कौन सी है, S1। सेकेंड सरफेस है हमारे पास S2। इस S1 सरफेस के लिए स्फेयर है जो सर्किल है वो ये बन रहा है और इसके लिए आपके पास सेंटर पॉइंट C1 आ जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्तीय निर्देश तंत्र के अनुसार C1 यानी R1 डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होगी और इसी प्रकार से S2 सतह के लिए आपकी R2 डिस्टेंस नेगेटिव होगी। इट मीन्स कि आपके पास एक अगर लेंस है उस लेंस के लिए दो आपके पास वक्रताएं त्रिज्याएं हैं और उन वक्रता त्रिज्याओं को हम क्या बोल देते हैं, R1 R2। और हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या R1 हमेशा धनात्मक होगी और उत्तल लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या R2 हमेशा नेगेटिव होगी। और ये किसके लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यानी उत्तल लेंस के लिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लेंस उत्तल होने की जगह पर अवतल लेंस हो तो हमारे पास किस तरीके से R1 और R2 के मान प्राप्त होंगे। तो मान लिया हमारे पास ये लेंस किस तरीके का है, अवतल लेंस है यानी कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस को हम हिंदी में बोल देते हैं अवतल लेंस। ठीक है, और इस लेंस के लिए अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि R1 और R2 क्या आएंगे तो ये हमारे पास पहला स्फेरिकल सरफेस और ये हमारी दूसरी स्फेरिकल सरफेस। इस पहले स्फेरिकल सरफेस S1 के लिए R1 की वैल्यू नेगेटिव होगी और R2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमने किसी भी लेंस के लिए दोनों वक्रता त्रिज्याओं को कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो t है, यानी कि अवतल और उत्तल लेंस के दोनों के पृष्ठों को स्फेरिकल या गोलीय पृष्ठों के बीच की दूरी है वो t है। अब हम बोलते हैं कि एक लेंस कब वो थिक लेंस होगा। अगर कोई भी लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, वो थिक लेंस कब कहलाएगा, जब R1 एंड R2 की तुलना में लेंस के मध्य की मोटाई यानी t नगण्य नहीं मानी जाए तो वो लेंस कैसा लेंस कहलाएगा, थिक लेंस या मोटा लेंस। और इसी तरीके से कोई लेंस थिन लेंस कब कहलाएगा, यानी थिन लेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, R1 एंड R2 की तुलना में लेंसों के मध्य की मोटाई यानी t का मान नगण्य हो।
तो वो लेंस किस तरीके का लेंस कहलाएगा? थिन लेंस। यानी कि हमारे पास दोनों तरीके के लेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से लेंस को तो हम थिन लेंस कहेंगे और कौन से लेंस को हम थिक लेंस कहेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया। हमारे पास क्वेश्चन या हमारे टॉपिक के अंदर पूछा गया है रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस। तो हम क्या करेंगे कि R1 R2 की तुलना में T को हम नगण्य नहीं मानेंगे, और जब T को नगण्य नहीं मानेंगे तो हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेस होगी जिनसे अपवर्तन के पश्चात एक किरण प्राप्त होगी, और उसके थ्रू हम क्या निकालेंगे? उस थिक लेंस का फोकल डिस्टेंस। सबसे पहले इस फोकल डिस्टेंस को समझने के लिए हम इस डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम किस तरीके से बनाया गया और इस डायग्राम के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए गए। देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर हमने माना कि हमारी एक मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष से अनंत दूरी से कोई किरण हमारे पास आपतित हो रही है। तो हमारे पास ए बी एक आपतित किरण है, और इस आपतन के टाइम पे हमें सबसे पहले ये कंसिडर करना होगा कि एक टाइम पे हमारे पास स्फेरिकल सरफेस एक ही हो। यानी कि एक टाइम पे हम ये मान के चलेंगे कि ये वाली स्फेरिकल सरफेस हमारे पास नहीं है। तो इस वाली स्फेरिकल सरफेस के नहीं होने के बाद में क्या होगा? ये हमारी स्फेरिकल सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए हम ये मान लेते हैं, जैसे ये हमारी एक बार के लिए एक स्फेरिकल सरफेस है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष से आपके पास कोई अनंत से एक किरण आपतित होती है, और इस किरण के आपतन के टाइम पे हम ये मान लेते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या है? ये है। ये पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। इस वक्रता केंद्र से जो हमारी किरण होगी, ये मीडियम है μ1, ये मीडियम है μ2। आपको गिवन है कि ये मीडियम कौन सा दिया हुआ है? μ1 μ2 एंड अगेन μ1। ठीक है, अगेन कौन सा मीडियम आ जाएगा? μ1। μ1 मीडियम हम कंसिडर करके चलते हैं कि हमारे पास एयर है, यानी μ1 की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या आएगी? 1 के इक्वल आएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये μ1 मीडियम कैसा है? विरल मीडियम, यानी माध्यम कैसा है? विरल। और μ2 माध्यम कैसा है? सघन। तो सघन से या विरल से सघन की ओर किरण आपतित होते समय अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी अभिलंब की ओर किरण किस तरीके से मुड़ जाएगी? इस तरीके से डाइवर्ट होगी। तो हमारे पास डायग्राम के अंदर भी क्या आया कि आपके पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर ना जाते हुए, सीधी ना जाते हुए, इस स्फेरिकल सरफेस या गोलीय सतह के होने के कारण आपकी किरण कहाँ डाइवर्ट होगी? कुछ नीचे की ओर डाइवर्ट होगी। नेक्स्ट केस के अंदर हम देखते हैं कि आपके पास दूसरी स्फेरिकल सरफेस हो, उस दूसरी स्फेरिकल सरफेस को इस तरीके से लिया गया है, और ये स्फेरिकल सरफेस की मुख्य अक्ष, यहाँ से किरण आपतित हो रही है। ठीक है, जब ये किरण, आपको पता है कि हमने पहले केस के अंदर माना कि हमारी L डैश M डैश N डैश स्फेरिकल सरफेस गोलीय सतह नहीं थी, तो उस टाइम पे जो रे आएगी वो कहाँ चली जाएगी? सीधी D पॉइंट पे। जब दूसरी स्फेरिकल सरफेस बीच के अंदर आपने रख दी, तो उस टाइम पे आपकी जो किरण जानी चाहिए थी किस पॉइंट पे? D पॉइंट पे। वो D पॉइंट पे न जाते हुए किसी अन्य पॉइंट F डैश पे मिलती है। अब ये F डैश पे कैसे मिलेगी? ये पॉइंट आपकी इंसिडेंट हुई यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास एक क्या आई? परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, यानी ये मीडियम अब कौन सा है? μ2। ये मीडियम कौन सा है? μ1। ये माध्यम है सघन माध्यम, और ये माध्यम हो गया हमारे पास μ1 हवा, यानी विरल माध्यम।
विरल माध्यम, सघन से विरल की ओर जाते हुए जो किरण है वो अभिलंब से दूर मूव करती है, यानी अभिलंब की ओर न जाते हुए वो किरण कहाँ मूव करती है, अभिलंब से दूर, यानी ये किरण कहाँ आ गई, अभिलंब से दूर। और पॉइंट कौन सा बना देती है हमारे पास, सी एफ डैश, यानी कि आपके पास टोटल जो आपके इंसिडेंट आपतित किरण ए बी है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट से आने वाली विकिरण की इमेज बनेगी हमारे पास एफ डैश पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें गिवन है और वहां पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स मिलते हैं। माना एल एम एन तथा एल डैश एम डैश एन डैश दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसमें, या फिर हम लिखते हैं पृष्ठ एल एम एन पर अनंत से एक किरण को आपतित किया जाता है तथा एलएमएन पृष्ठ से अपवर्तन के बाद वह डी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है एक अन्य गोलीय अपवर्तक पृष्ठ एल डैश एम डैश एन डैश की उपस्थिति के कारण प्रतिबिंब डी बिंदु पर न बनते हुए एफ डैश बिंदु पर बनता है। यानी कि हमने सबसे पहले लिख लिया कि हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेस यानी गोलीय सतह है। एज वी नो दैट इन द अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी हैव टू स्फेरिकल surfaces which is named as LMN and L dash M dash N dash. A light is incident from the infinite which is incident on the point B, and after the refraction it will divert into the path and form its image on the point D, and due to the spherical surface L dash M dash N dash the image will be formed at F dash rather than point D. तो ये आप इंग्लिश में लिख लेंगे कि आपके पास कौन कौन से दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। इस मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए
हम सबसे पहले क्या लेंगे, आपके पास इमेज। अब इस डायग्राम के अंदर आप क्या देखेंगे कि आपकी नियरली इक्वल्स टू, अगर ये सरफेस सेम हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज या बिंब का आकार, और बिंब का आकार क्या कहलाएगा, h। यहाँ ये डिस्टेंस जहाँ से ये इमेज बन रही है वो h डैश, और मान लेते हैं ये इमेज हमारी या जो हाइट है कहाँ से, P से O पॉइंट तक, वो हाइट कहलाएगी O। ठीक है, इस ड्यूरेशन के अंदर हम सबसे पहले सिर्फ एक अपवर्तक पृष्ठ को लेते हुए अपवर्तक पृष्ठ से गोलीय रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन by spherical surface, कौन सी स्फेरिकल सरफेस, L, M एंड N। तो आपके पास फॉर्मूला हमें याद है, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा है क्या, कि μ2 डिवाइडेड बाय V माइनस μ1 डिवाइडेड बाय U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R। कब, जब हमारे पास स्फेरिकल सरफेस एक हो, और इस टाइम पे μ2 जहाँ पे किरण का अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनता है वो माध्यम μ2 कहलाता है, तथा आपतित किरण जहाँ पे इंसिडेंट होती है उसके पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाईं ओर का भाग μ1 कहलाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें L, M, N के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हमारे पास ये मीडियम है μ2 डिवाइडेड बाय जो आपकी इमेज बन रही है, यानी कि इस टाइम पे हम मान के चलेंगे हमारे पास स्फेरिकल सरफेस L डैश, M डैश, N डैश इस डायग्राम के अंदर अपसेंट है। तो इस डायग्राम के अंदर अपसेंट होने का मतलब है आपकी इमेज कैसी वाली इमेज होगी, ये वाली। ठीक है, और इस इमेज के अकॉर्डिंग आपका जो डायग्राम बन रहा है वो यहाँ कहाँ बन रहा है, D पॉइंट पर। ये आपकी होगी इमेज। अब ये पॉइंट है आपके पास M, तो इस स्फेरिकल सरफेस के बाद ये MD हमारा इसमें क्या बन जाएगा, V। तो MD माइनस ये मीडियम कौन सा है, μ1, और μ1 हमने क्या माना है, एयर, यानी μ1 की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 डिवाइड बाय इंसिडेंट रे। इंसिडेंट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, तो U की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। साथ में μ2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय R। R क्या होगा इसके लिए आपके पास में, सबसे पहले R1, यानी इक्वेशन इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, μ2 डिवाइडेड बाय MD इज इक्वल्स टू μ2 माइनस 1 डिवाइड बाय R1। यहाँ से MD की वैल्यू आपके पास आ जाएगी μ2 R1 डिवाइड बाय μ2 माइनस 1, और ये हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं दूसरी स्फेरिकल सरफेस से। ठीक है, तो नाउ यूजिंग, क्या करेंगे फिर से, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यूजिंग formula of refraction through spherical सरफेस। कौन सी स्फेरिकल सरफेस आएगी, L डैश, M डैश एंड N डैश।
यानी कि इस टाइम पे आपके पास जो डायग्राम बन जाएगा वो डायग्राम कौन सा आ जाएगा, ये वाला डायग्राम। अब इसके अंदर आपके पास पहले वाली नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, डी पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, और एफ डैश पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज का पॉइंट। बट कहाँ से कहाँ आ रही है रेज, μ2 से μ1 की ओर, यानी कि इस बार आपके पास μ1 और μ1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, नियरली इक्वल्स टू 1। क्या आ जाएगी डिस्टेंस हमारे पास, m इंटू डी, यानी आपके पास मिरर कौन सा है, ये है, तो यानी m डैश डी। अब m डैश, ये हमारे पास क्या है, m डैश डी। नेक्स्ट माइनस μ2 कहाँ से जा रही है, यहाँ से इसकी ओर जा रही है, तो μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय u, और इमेज कहाँ बनेगी आपकी, ये रहा आपके पास फॉर्मूला ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपकी इमेज का पॉइंट, ये आपका लास्ट फाइनल पॉइंट, तो यहाँ क्या आएगा, μ1 इमेज कहाँ बन रही है, f पे, तो m डैश f डैश, ठीक है, और इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, m डैश d पे। अब आपके पास क्या आ जाएगा, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r2, और इस कंडीशन के अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस m डैश f डैश माइनस μ2 m डैश d इज इक्वल्स टू 1 माइनस μ2 मल्टीप्लाइड बाय r2, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं m डैश f डैश। क्या आ जाएगा आपके पास, m डैश f डैश μ2 m डैश d प्लस 1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r2, और इसके अंदर से अगर हम नेगेटिव साइन को कॉमन लें तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है 1 अपॉन m डैश f डैश इज इक्वल्स टू μ2 m डैश d माइनस μ2 माइनस 1 r2। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हमारे पास इन दोनों थिकनेस को लेते हुए आपके पास दोनों सरफेस पे क्या निकाल लिया हमने, स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला। तो अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाता है, देखते हैं इधर कहाँ तक लिखा, ये आपका डायग्राम, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने क्या देख लिया कि आपने दोनों स्फेरिकल सरफेस के ऊपर आपने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उस रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से आपने दो इक्वेशंस कैलकुलेट कर ली। अब ये जो आपके पास टी डिस्टेंस है, ये टी डिस्टेंस किससे बनी हुई है, यानी एम डी लिख सकते हैं हम, एम डी इज इक्वल्स टू टी प्लस एम डैश डी, यानी कि अब आपके पास इक्वेशन आ जाती है थर्ड, और वो क्या आ जाती है, एम डी इज इक्वल्स टू टी प्लस एम डैश डी। यहां से आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाता है, एम डैश डी इज इक्वल्स टू एम डी माइनस टी, और यहां से आपके पास इक्वेशन के अंदर m डैश डी के साथ इक्वेशन आ जाती है, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से जो ट्रायंगल्स है वो समरूपता की दृष्टि से काम आ रहे हैं। तो समरूप कौन कौन से ट्रायंगल्स है वो हम डायग्राम के अंदर देखेंगे कि आपके पास डायग्राम में कौन कौन से एंगल है वो सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कौन कौन से ट्रायंगल्स आ रहे हैं, वो हम एक साथ नोट कर लेते हैं। पहला ट्रायंगल बी एम डी, यानी कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस हमने डायग्राम के अंदर इसको इस तरीके से गोल ये बनाए, बट नियरली इक्वल्स टू ये इस तरीके से फ्लैट सरफेसेस है, तो यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर नियरली डिस्टेंस, तो बी एम डी तथा
इसी के साथ आपका दूसरा स्फीयर इस डी पॉइंट के साथ जो बन रहा है वो बन रहा है सी एम डैश डी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के समरूप है। दूसरा आपके पास एक और समरूपता के ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वो बन रहा है पी ओ एफ डैश सी एम डैश एफ डैश। इन दोनों के अंदर हम समरूपता के ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और उससे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। इसको हम एक बार के लिए इस साइड में नोट कर लेते हैं दूसरे कलर से। ठीक है, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल पी एम डी तथा बी एम डी तथा सी एम डैश डी क्या होंगे? समरूप। और समरूप होने के टाइम पे हम प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे? H1 डिवाइडेड बाय H डैश H1 डिवाइडेड बाय H डैश इज इक्वल्स टू MD डिवाइडेड बाय M डैश D। और इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल जो हमने लिया है PO F डैश एंड CM डैश D CM डैश F डैश क्या आ जाएगा? CM डैश F डैश। ये दोनों ट्रायंगल समरूप होने पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? फिर से वही, यानी H डिवाइडेड बाय H डैश इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? OF डैश डिवाइडेड बाय CM डैश F डैश। ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है 4th और ये इक्वेशन हो गई हमारी 5th। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि आपके पास डायग्राम में कौन कौन से पॉइंट्स है। तो H डैश यानी H1 ये क्या है आपके पास डायग्राम में? H1 यहाँ H दोनों नियरली इक्वल्स टू क्या है? सेम। तो आप लिख सकते हैं H1 नियरली इक्वल्स टू H। ठीक है, और इन दोनों कंडीशंस के लिए हम अब क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब आपके पास फॉर्मूले के अंदर आ जाती है इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th। दोनों इक्वेशंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि H1 किसके इक्वल हो? नियरली इक्वल्स टू H डैश के इक्वल हो या H के इक्वल हो। क्या देखा है हमने अभी? H के इक्वल हो, यही नोट किया होगा शायद अभी हमने। हाँ देखो ये रहा, H1 नियरली इक्वल्स टू H हो। इस कंडीशन के अंदर आपके ट्रायंगल्स में इक्वेशन 4th और 5th क्या बन जाएगी? इक्वेशन 4th बिकम्स H अपॉन H डैश। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? using equation 4th and 5th and equation number 6th। तो H डैश डिवाइडेड बाय
h डिवाइडेड बाय h डैश इज इक्वल्स टू एम डी डिवाइडेड बाय एम डैश डी इज इक्वल्स टू ओ एफ डैश डिवाइडेड बाय एम डैश एफ डैश। अब यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है और ये इक्वेशन हो गई हमारी 7th। देखो बच्चों, इजी कुछ भी नहीं है ना। और उस प्रैक्टिस से हमारे पास ये सारे कंसेप्ट्स और इक्वेशंस हमारे माइंड में आने लगेगी कि हमें कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप यूज़ करना है और उसे किस तरीके से हमारे फाइनल आंसर पे पहुंचना है। तो एक बार के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे, बट जिस तरीके से आप एक बार अपनी नोटबुक्स के अंदर रिवाइज कर लेंगे इसको कि कौन सी पॉइंट से हमारे पास कौन सी इक्वेशंस बनती है, तो ये सब हमारा इजी गोइंग हो जाएगा। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 7th, और इस इक्वेशन नंबर 7th के अंदर हम क्या निकालेंगे, आपके पास ओ एफ डैश पॉइंट क्या है। तो इस ओ एफ डैश पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि ओ एफ डैश पॉइंट हमारा कौन सा है। ये आपका क्या थी, इनिशियल इमेज यानी इनिशियल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे, और फाइनल इमेज हमारी बन रही है एफ डैश पे, यानी कि इन दोनों लाइंस को मिलाने पे एक पॉइंट मिलता है। वो पॉइंट कहाँ मिलता है हमें, इस पी पॉइंट पे। ठीक है, ये पी पॉइंट पे हमारा फाइनल पॉइंट मिलता है कि यानी कि जहां इमेज इंसिडेंट हुई, इमेज वाली लाइन और ऑब्जेक्ट वाली लाइन किस पॉइंट पे मिलेगी, पी पॉइंट पे। यहां से इस मुख्य अक्ष के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है और ये क्या कहलाता है, हमारा मुख्य तल। और इस मुख्य तल से यानी कि इन दोनों के इक्विवेलेंट अगर एक हमारे पास गोलीय पृष्ठ बनाना हो तो वो गोलीय पृष्ठ कहाँ रखा जाए, इस ऑप्टिकल प्लेन के अंदर रखा जाए, यानी प्रिंसिपल प्लेन के अंदर रखा जाए। इस प्रिंसिपल प्लेन से आपकी फाइनल इमेज बन रही है एफ डैश पे, यानी ओ एफ डैश हमारी क्या होगी, इस फाइनल सरफेस की फोकल लेंथ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये रही ओ एफ डैश। यहां से हम लिख देते हैं ओ एफ डैश किसके इक्वल है, तो हमारे पास ओ एफ डैश आ जाएगा एम डी डिवाइड बाय एम डैश डी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय एम डैश एफ डैश। और हम फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, 1 अपॉन एफ डैश। तो 1 अपॉन एफ डैश क्या आ जाएगा, एम डैश डी डिवाइडेड बाय एम डी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एम डैश एफ डैश। अब हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग एम डैश एफ डैश भी है, एम डैश डी भी है, और ये सारी इक्वेशंस कहाँ है देखते हैं। ये हमारे पास एम डैश डी, किस तरीके से इसको हम अपने रिक्वायर्ड आंसर से कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं। अब हमें निकालना है कि एम डैश डी डिवाइडेड बाय एम डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी और एम डैश एफ डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो हमारे पास पहले की प्रीवियस इक्वेशंस के हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यूजिंग इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एम डैश एफ डैश
की वैल्यू। दूसरी चीज हमें निकालनी है एम डैश डी डिवाइडेड बाय एम डी। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, थर्ड। इस इक्वेशन थर्ड को हम अगेन फिर से रीराइट करते हैं और वापस देखते हैं कि इसमें क्या आता है। एम डैश डी इज इक्वल्स टू एम डी माइनस टी। हमें निकालना क्या है, एम डैश डी डिवाइडेड बाय एम डी। तो हम क्या कर देंगे, एम डी से डिवाइड और आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन एम डी। और हमें इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाली है, उस इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ये हम इसको लिख देते हैं कोई इक्वेशन जो हमने ना नंबर दी हो। लास्ट इक्वेशन की नंबरिंग हमारी 7th और ये हो जाती है 8th। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड 8th। और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1 अपॉन ओ एफ डैश क्या दिया हुआ है, सिंस ओ एफ डैश जो तुल्य हमारे पास गोलीय सतह है उसकी फोकल डिस्टेंस, यानी 1 अपॉन एफ डैश या एफ डैश। तो हमारे पास 1 अपॉन एफ डैश है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश। एम डैश डी की डिवाइड बाय एम डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस टी। और एम डी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, म्यू टू R1 डिवाइड बाय म्यू टू माइनस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारा आंसर लिखा जा सके ना। तो हमने क्या लिख दिया, ऊपर नोट कर देते हैं, ओ एफ डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल लेटर्स ऑफ एफ डैश, यानी इक्विवेलेंट स्फेरिकल लेंस या स्फेरिकल सरफेस की फोकल डिस्टेंस। साइड में हमारे पास क्या है 1 अपॉन एम डैश एफ डैश। 1 अपॉन एम डैश एफ डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू टू डिवाइडेड बाय एम डैश डी। और यहाँ से एम डैश डी की हमारे पास वैल्यू गिवन है और एम डैश डी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, R2। क्या लिखेंगे हम, R2। और R2 लिखने के टाइम पे 1 अपॉन एम डैश डी डैश की वैल्यू। अब हमारे पास इसके अंदर एम डैश 1 अपॉन एम डैश एफ डैश में क्या आ जाता है 1 अपॉन एम डैश डी। और हमारे पास 1 अपॉन एम डैश डी की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हमारे पास 1 अपॉन एम डैश डी की वैल्यू से पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की जगह इस इक्वेशन में एम डैश एफ डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू एम डैश डी डिवाइडेड बाय एम डी। और वैल्यू किसकी रखेंगे, इसकी। तो हमारे पास क्या है, म्यू टू डिवाइडेड बाय एम डैश डी माइनस म्यू टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। और ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू टू एम डैश डी से एम डैश डी हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आंसर आ गया म्यू टू डिवाइडेड बाय एम डी माइनस म्यू टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। और यहाँ क्या आ जाएगा, एम डैश डी डिवाइडेड बाय एम डी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब एम डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है और एम डैश डी डैश की वैल्यू गिवन है। तो यूजिंग 1 अपॉन एफ डैश म्यू टू, और एम डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन, म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू टू R1 डिवाइडेड बाय म्यू टू माइनस 1, यही आपके पास गिवन है। अब साथ में वैल्यू पुट करेंगे हम किसकी, म्यू टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2।
और यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे m डैश d डैश की। m डैश d डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस t डिवाइडेड बाय एम डी, और एम डी की वैल्यू हमारे पास फिर से गिवन है कितनी, म्यू टू r1 म्यू टू माइनस 1। ये आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू म्यू टू से म्यू टू कैंसिल, तो आ जाएगा म्यू टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1। इसको हम ओपन कर लेंगे तो म्यू टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2, माइनस माइनस साइन प्लस t म्यू टू माइनस 1 म्यू टू माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू टू r1 r2। ठीक है, यहाँ इन तीनों टर्म्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास म्यू टू माइनस 1 क्या है, कॉमन है, और म्यू टू माइनस 1 कॉमन लेते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश म्यू टू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 प्लस म्यू टू माइनस 1 इंटू टी म्यू टू r1 r2, और ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, एक फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला, यानी कि थिक लेंस से किस तरीके से अपवर्तन होता है तथा थिक लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस तरीके से फोकल डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, और जिसका हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये आ जाता है 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 प्लस म्यू टू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय म्यू टू r1 r2, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर this is the formula for refraction through thick lens। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इस थिक लेंस से की बजाय हमारे पास लेंस क्या हो, थिन लेंसेस हो, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन यूजिंग थिन लेंस, तो आपके पास पता है आपको क्या कि एज वी नो, या हम जानते हैं क्या कि रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 प्लस म्यू टू माइनस 1 टी म्यू टू r1 r2। अब हम देखते हैं कि आपके पास लेंस कैसा हो, थिन हो, इट मीन्स टी क्या हो, 0 हो या 1 हो, किसकी कंपेयर्ड में, टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू
R1 एंड R2। हमने स्टार्टिंग की क्लास शुरुआत में पढ़ा था क्या कि थिक लेंस के अंदर T नेग्लिजिबल नहीं होता R1 R2 के कंपेयर में, और थिन लेंस के अंदर T नेग्लिजिबल होता है R1 R2 की कंपेयर्ड में। तो अब आपके पास T इज नियरली इक्वल्स टू 0, सो 1/f1 इज इक्वल्स टू μ2 - 1 1/R1 - 1/R2, और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा किसके केस में, थिन लेंस में। यानी थिन लेंस के अंदर फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, μ2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/R1 - 1/R2। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास अगर लेंस कॉन्वेक्स हो, अगर आपके पास लेंस कॉनकेव हो तथा आपके पास लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स हो, इन सारी कंडीशंस के अंदर आपके पास फोकल डिस्टेंस क्या होगी। तो आपके पास फॉर्मूला है 1/f1 μ2 - 1 1/R1 - 1/R2 प्लस μ2 - 1 इंटू T μ2 R1 R2। और इस कंडीशन के अंदर हमने देखा है कि R1 क्या होता है, पॉजिटिव, R2 होता है नेगेटिव। इस कंडीशन के अंदर R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव, और इस कंडीशन के अंदर R1 आपका इनफाइनाइट, R2 आपका होता है नेगेटिव। तो हमारे पास वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/R1 μ2 - 1 R1 प्लस 1/R2 माइनस μ2 - 1 इंटू T μ2 R1 R2। इस कंडीशन के अंदर आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/f1 माइनस 1/R1 प्लस माइनस R1 R2 माइनस 1/μ2 - 1/R1, R1 हमारा नेगेटिव माइनस 1/R2, R2 हमारा पॉजिटिव बट नेगेटिव साइन फॉर्मूले में हमारा गिवन है, और माइनस μ2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय T μ2 R1 R2, और यह हमारा फॉर्मूले के अंदर क्या गिवन है, नेगेटिव, तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव गिवन है। फॉर्मूले के अंदर क्या था हमारा फॉर्मूला, पॉजिटिव, बट हमारा R1 क्या है, नेगेटिव, इस रीजन से आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास नेगेटिव कॉमन लेने पे μ2 - 1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस μ2 - 1 T μ2 R1 R2। अब हम देखते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए। प्लेनो कॉन्वेक्स के अंदर 1/f1 μ2 - 1 1/R1, R1 इनफाइनाइट, इट मीन्स कितना आ जाएगा, 1/∞ 0 माइनस 1/R2, और नेगेटिव साइन होने के कारण ये प्लस, यहाँ प्लस बट R2 नेगेटिव, इट मीन्स μ2 - 1 T R1 R2, और R1 R2 हमारे पास यहाँ है इनफाइनाइट, इट मीन्स 1/f1 इज इक्वल्स टू μ2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/R2, और ये हमारा आ जाएगा किसके लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए। ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स का आ गया, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला आ गया, और ये हमारे पास कॉनकेव लेंस का फॉर्मूला बन जाता है।
तो आज की क्लास में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कब, जब लेंस कैसा हो, थिक लेंस हो, थिन लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो तथा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो।